हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 वन तथा वन्य जीव संसाधन। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है जिसमें हम वन तथा वन्य जीवों के जो प्रकार हैं उनकी चर्चा करेंगे और साथ ही लास्ट में हम इन वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो समुदायों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार कौन कौन से, उनका वितरण कैसे। तो ब्रिटिश काल में हम देखते हैं भारत में वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है रक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा है अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत वन। तो सबसे पहले तीनों को बारी बारी चर्चा करते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं। तो ये वो वन होते हैं जिस पे संपूर्ण नियंत्रण सरकार का होता है और इसमें सरकार न तो पशुओं को चराने के लिए कोई आदेश देती है, अनुमति देती है और न ही लकड़ी काटने की अनुमति देती है। यानी कि ये पूरी तरीके से रिजर्व होता है। सुरक्षा की दृष्टि से इसको पूरी तरीके से संरक्षित किया जाता है, इसको रिजर्व रखा जाता है। इसमें किसी भी तरीके की मानवीय गतिविधियाँ अलाउड नहीं होती हैं। ये वन अधिक मूल्यवान समझे जाते हैं क्योंकि अधिकतर वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए ये वन संरक्षित किए जाते हैं, उससे संबंधित होते हैं। यानी कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य वगैरह बनते हैं वो इसी रिजर्व फॉरेस्ट से ही संबंधित होते हैं। इस तरीके के जो वन होते हैं वो देश में लगभग आधे से अधिक वन इसी श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके अंतर्गत ही सभी राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से आते हैं। इस प्रकार के वनों का जो परसेंटेज है वो मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं जहाँ पे वनों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसमें आरक्षित वनों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम सेकंड टाइप का वन देखें, रक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो हम देखते हैं कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं उसमें सरकार और समुदाय दोनों का कुछ कुछ परसेंटेज का अधिकार होता है और उसमें कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अधीन इसमें जो मानवीय गतिविधियां हैं वो थोड़ी बहुत अलाउड होती हैं। लकड़ी काटना और पशुओं को चराने की सुविधा कुछ नियमों के तहत दी जाती है सरकार के द्वारा। इन वनों को मुख्य रूप से प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वहाँ पे वन में जो भूमियाँ पाई जाती हैं, भूमि का निम्नीकरण कम हो, वनों का जो क्षरण हो रहा है, जो उसका डिप्लेशन हो रहा है वो कम हो। तो ऐसे वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए इनको सुरक्षित किया जाता है। भारत में कुल वन का 1/3 भाग इन वनों के अंतर्गत यानी रक्षित वनों के अंतर्गत आता है और बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे मुख्य रूप से जो भूमि निम्नीकरण सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे क्षेत्रों में इन वनों को रक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि इन राज्यों में बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे जो राज्य हैं वहाँ के वनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है ताकि यहाँ पे जो भूमि क्षरण है वो कम हो सके इन फॉरेस्ट को अगर हम संरक्षित रखते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। जो भी वन इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं यानी रक्षित और आरक्षित दोनों श्रेणियों में जिसमें नहीं आते हैं जो वन, उन वनों को या जो भी वनों के अधीन जो बंजर भूमियां हैं जिस पे सरकार या समुदाय व्यक्तियों का अधिकार हो सकता है, ऐसे वनों को अवर्गीकृत या स्वतंत्र वन कहते हैं। यानी कि ये वन ऐसे हैं जिनको किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया, क्लासिफाई नहीं किया गया है, ऐसे वनों को इसमें हम रख सकते हैं। इन वनों में लकड़ी काटने, पशुओं को चराने पर सरकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, इसमें लोग अपने पशुओं को चरा सकते हैं। कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/6 भाग या हम कह सकते हैं 16-17% भाग इन वनों के अंतर्गत आता है और मुख्य रूप से जो पूर्वोत्तर भारत है और गुजरात जो राज्य है वहाँ के वनों का बहुत बड़ा हिस्सा अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समुदाय और वन संरक्षण, यानी कि इस तरीके से ह्यूमन कम्युनिटी से वनों का संरक्षण होता है, यानी कि समुदाय किस तरीके से वन संरक्षण में भाग लेते हैं, उनकी भागीदारी कैसे है। तो सदियों से हम देखते हैं प्रकृति की पूजा हमारा एक धार्मिक विश्वास बना हुआ है, या हम कह सकते हैं बहुत सारी जनजातियां हैं जो आज भी अपने विवाह या इन सब में कई तरह के पौधों, कई तरह के पशुओं की पूजा करते हैं। या जैसे हम कह सकते हैं कि जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहाँ मुंडा और संथाल जो जनजातियां हैं वो महुआ और कदम्ब की पूजा करती हैं। उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियां हैं वो शादी में इमली और आम के जो पेड़ हैं उनकी पूजा करते हैं। या फिर हम जो आधुनिक मानव हैं उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीपल, यानी अधिकांशतः लोग पीपल, वट वृक्ष, केला, तुलसी आदि जो वृक्ष हैं इनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा कई सारी नदियां जैसे गंगा, नर्मदा, सरस्वती, यमुना, ये सारी नदियां हमारे लिए पूजनीय हैं। पशुओं जैसे गाय, बंदर, लंगूर आदि की हम पूजा करते हैं। पर्वत चोटियों की पूजा की जाती है, जैसे नंदा देवी, इस तरह की जो पर्वत चोटियाँ हैं उनकी पूजा की जाती है। या कई सारे जो धार्मिक जो विश्वास है, इन जो भी पौधे या पशु या नदी की पूजा करने का, वो धार्मिक विश्वास से ज़्यादा इनके संरक्षण के लिए हम इसकी पूजा करते हैं। यानी कि ये जो धार्मिक विश्वास है उसके पीछे इन वृक्षों, इन प्राणियों, इन नदियों और पर्वतों का संरक्षण करना है। यानी इनडायरेक्टली हम इनके संरक्षण के लिए हम इसको पूजनीय मानते हैं। और कई सारे जो समुदाय हैं उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से वनों को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। जैसे सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के जो गांव के लोग हैं उन्होंने खनन कार्य को बंद करने के लिए संघर्ष किया। यानी सरिस्का बाघ रिजर्व के आसपास खनन कार्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो वहाँ के गांव के, राजस्थान के गांव के लोगों ने इसे बंद करने के लिए बहुत हद तक संघर्ष किया, जिससे कि ये जो वन क्षेत्र है वो सुरक्षित रह सके। इसी तरीके से राजस्थान के अलवर में 5 गांव के लोगों ने 12,000 हेक्टेयर भूमि को केवल वनों को सुरक्षित रखने के लिए, जो वन भूमि है उसको सुरक्षित रखने के लिए इसको भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया और इसमें अपने नियम बना दिए और किसी भी तरीके का शिकार और बाहरी लोगों की घुसपैठ को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। इवन सरकारी जो गतिविधियां हैं उसको भी इन्होंने बहिष्कार कर दिया। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड में 26 मार्च 1974 को सरकार द्वारा जब पेड़ों की कटाई की जा रही करने के लिए प्रयास शुरू किया गया, तो चिपको आंदोलन वहाँ के लोगों ने शुरू कर दिया और वहाँ के स्थानीय लोग पेड़ों से चिपक गए और चिपक कर कटाई का विरोध करना शुरू कर दिया और लास्ट में सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो इस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे। अब इसी तरीके से आगे हम देखते हैं कि टिहरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें जो परंपरागत बीज थे उनकी जगह जो हम नए नए तरीके के HYV शीट्स बोते हैं तो उनको छोड़ के और हम परंपरागत बीजों को हम बोएं, ताकि ये जो परंपरागत बीज हैं ये विलुप्त ना हो, इनकी जो जातियां प्रजातियां हैं वो संरक्षित रहें। इसके लिए बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। रासायनिक उर्वरकों का बिना प्रयोग किए और हम जैविक उर्वरकों के माध्यम से हम अन्न उत्पादन कर सकते हैं, इसको दिखाने के लिए नवदाने आंदोलन शुरू किया गया। इसी तरीके से 1988 में शुरू किया गया जो सरकार की तरफ से संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया, उसमें वनों को संरक्षित रखने के लिए गांव के लोगों और वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्य किया और इसके बदले में उन समुदायों को इन वनों से जो भी उत्पाद प्राप्त होता है वो और इमारती लकड़ी का लाभ हुआ। इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर वन और वन्य जीवों के संरक्षण में अगर स्थानीय लोगों की अगर सहायता ली जाए, अगर उनका सहभागिता लिया जाए तो ये योजनाएं ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी। लेकिन अभी चूँकि ये श्रृंखला में अभी हम लोग की विकास की कड़ी में अभी ये जुड़ नहीं पाया है, इसलिए इसको जुड़ने में बहुत समय लगेगा। लोगों की भागीदारी, उनकी जो एक भूमिका है उसको लोगों को आगे आने में अभी समय लगेगा। तो यही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।